क्रैश कोर्स सीरीज़ के अंतर्गत हम लोग पढ़ चुके हैं यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 4 प्लांट फिजियोलॉजी। ये सेकेंड लास्ट यूनिट है 11th क्लास का। इस यूनिट के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, मिनरल न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मेल्विन केल्विन, बॉर्न इन मिनेसोटा इन अप्रैल 1911। इन्होंने अपनी पीएचडी की डिग्री केमिस्ट्री में कंप्लीट करी यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा से। इन्होंने प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री के रूप में काम किया यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जब वर्ल्ड जो है वो शॉक में था हिरोशिमा नागासाकी की बॉम्बिंग की वजह से, रेडियो एक्टिविटी के जो इल इफ़ेक्ट्स थे उनको देखते हुए केल्विन और उनके कोवर्कर्स ने रेडियो एक्टिविटी को जो है बेनिफिशियल यूज़ में लगाया। ये इनके साथ काम कर रहे थे जे बसम। इन्होंने ग्रीन प्लांट्स पर जो है वो स्टडी किया कि कैसे ग्रीन प्लांट्स शुगर और दूसरे सब्सटेंसेस को फॉर्म करते हैं रॉ मटेरियल से, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स। इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो C14 से लेबल किया और केल्विन ने ये बात प्रपोज करी थी कि प्लांट्स जो है वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं बाई ट्रांसफरिंग एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्गेनाइज्ड एयर ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स। कि प्लांट्स में जो है वो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है एक ऑर्गेनाइज्ड सेट में, पिगमेंट मॉलिक्यूल्स के जो सेट हैं उसमें या फिर दूसरे सब्सटेंसेस में। और इन्होंने कार्बन एसिमिलेशन का जो पाथवे है फोटोसिंथेसिस में उसको मैप किया था। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला 1961 में। द प्रिंसिपल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस एज एस्टेब्लिश्ड बाय केल्विन, जो फोटोसिंथेसिस के प्रिंसिपल्स थे जैसे केल्विन ने इस्टेब्लिश किए, उनको आज भी जो है वो रिन्यूएबल सोर्स फॉर एनर्जी के जब स्टडी करी जाती है तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंड मटेरियल्स एंड बेसिक स्टडीज़ इन सोलर एनर्जी रिसर्च, और उनके सोलर एनर्जी और मटेरियल्स, इसके अलावा जो है सोलर एनर्जी की जो भी बेसिक स्टडी है, जो भी रिसर्च है, उसके लिए केल्विन को याद किया जाता है। चैप्टर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। देखो इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि डिफ्यूज़न, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में, प्लांट वाटर रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर कैसे होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसपायरेशन के बारे में पढ़ेंगे, मिनरल्स का जो है वो रूट्स के द्वारा अपटेक कैसे होता है, ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, और फाइनली पढ़ेंगे हम लोग फ्लोएम ट्रांसपोर्ट के बारे में कि फ्लोएम में जो है वो सोर्स से सिंक तक जो सुक्रोज है, स्टार्च है, उसका जो है वो ट्रांसफ़र कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो हमें आश्चर्य होता है इस बात को जानकर कि वाटर जो है वो कैसे टॉप ऑफ टॉल ट्रीज तक पहुंच जाता है। तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि क्यों सब्सटेंसेस जो है वो एक सेल से दूसरी सेल में मूव करते हैं। क्या सारी सब्सटेंसेस जो है वो सिमिलर वे में मूव करते हैं, सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, या जो क्या मेटाबॉलिक एनर्जी रिक्वायर्ड होती है सब्सटेंसेस को मूव करने में। प्लांट्स को जो है वो मॉलिक्यूल्स को बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेस पर मूव करने की आवश्यकता होती है, मच मोर देन द एनिमल्स टू, जितना एनिमल करता है उससे ज़्यादा। और सबसे जो है वो आश्चर्यजनक बात यह है कि प्लांट्स में सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं देखने को मिलता। वाटर जो है वो रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, ये प्लांट के सभी पार्ट्स तक पहुंचता है अप टू द वेरी टिप ऑफ द ग्रोइंग स्टेम। ग्रोइंग स्टेम का जो बिल्कुल एंड है, जो टिप है, वहाँ तक पहुँचता है। इसके अलावा जो फोटोसिंथेट्स हैं, जो फूड सिंथेसाइज किया जाता है लीव्स के द्वारा, वो भी जो है वो सारे पार्ट्स तक जाता है, इंक्लूडिंग रूट टिप्स। रूट टिप्स तक जाता है जो कि डीप जो है वो सॉइल में पाए जाते हैं। मूवमेंट जो शॉर्ट डिस्टेंसेस में होता है, जैसे हम कह लें कि सेल के अंदर या मेम्ब्रेन्स के अक्रॉस या सेल टू सेल, तो टिश्यू के अंदर ये मूवमेंट्स भी होते रहते हैं। To understand some of the transport process that take place in plants, one would have to recollect one's basic knowledge about the structure of a cell and anatomy of the plant body. तो ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस को समझने के लिए जो कि प्लांट्स में होते हैं, हमें थोड़ा सा जो है वो सेल स्ट्रक्चर के बारे में जानना होता है और एनाटमी को समझना होता है प्लांट्स की। तो हमें जो है वो डिफ्यूज़न की अंडरस्टैंडिंग को समझना है और केमिकल पोटेंशियल्स और आयंस के बारे में समझना है। जब भी हम जो है वो मूवमेंट की बात करते हैं, सब्सटेंसेस के मूवमेंट की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें ये बात करनी होगी कि किस टाइप के मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं, एंड ऑल्सो कौन से सब्सटेंसेस पर हम जो है वो देख रहे हैं, कौन से सब्सटेंसेस की बात कर रहे हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट में जिन सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने की आवश्यकता होती है वो होते हैं वाटर, मिनरल न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। स्मॉल डिस्टेंसेस तक जो ट्रांसपोर्ट है वो डिफ्यूजन से भी हो सकता है,
या फिर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग से हो सकता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से सप्लीमेंटेड हो सकता है। लेकिन जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है वो वेस्कुलर सिस्टम से होता है, जाइलम और फ्लोएम के द्वारा होता है, और इसे ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। एक और एस्पेक्ट है जिसको कंसीडर किया जाना ज़रूरी है, दैट इज़ डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट। रूटेड प्लांट्स में तो जाइलम का ट्रांसपोर्ट होता है वाटर एंड मिनरल्स का, वो यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी कि रूट से स्टेम की तरफ होता है। ऑर्गेनिक और मिनरल न्यूट्रिएंट्स हालांकि जो है वो मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है इनमें। ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज इन द फोटोसिंथेटिक लीव्स, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड फोटोसिंथेटिक लीव्स में जो है वो सिंथेसाइज होते हैं, वो प्लांट के सारे पार्ट्स को जो है वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं, इंक्लूडिंग स्टोरेज ऑर्गन्स। स्टोरेज ऑर्गन्स को भी जो है वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो फिर स्टोरेज ऑर्गन्स से बाद में वो फिर से एक्सपोर्ट किए जाते हैं। जैसे जब फेवरेबल सीजन आता है तो प्लांट बहुत सारा फूड बनाता है, बहुत सारा फूड बना के स्टोरेज ऑर्गन्स में फिल करता है। जब फिर अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं, जैसे लीव्स जो है वो लीव्स फॉल हो गई, ऑटम सीजन चल रहा है, ऑटम सीजन में क्या होता है, जो स्टोरेज ऑर्गन्स से फूड जो है वो वापस ग्रोइंग पार्ट्स को जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है। द मिनरल न्यूट्रिएंट्स आर टेकन अप बाय द रूट्स। मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो है वो रूट एब्जर्व करती हैं, ये अपवर्ड जो है वो स्टेम में ट्रांसपोर्ट होते हैं, लीव्स को ट्रांसपोर्ट होते हैं, या फिर ग्रोइंग रीजन्स को ट्रांसपोर्ट होते हैं। जब कोई प्लांट जो है वो जब कोई प्लांट पार्ट सेनिसेंस होता है उसमें, मतलब उसकी जब डेथ हो जाती है, तो न्यूट्रिएंट्स जो है वो वहाँ से विड्रॉ कर लिए जाते हैं ऐसे रीजन्स से, और ग्रोइंग पार्ट्स को मूव कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हार्मोन्स या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या दूसरे केमिकल सिग्नल्स, इनको भी ट्रांसपोर्ट करने की आवश्यकता होती है। हालांकि ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होते हैं, और कभी कभी ये पोलराइज्ड मैनर में भी होते हैं, यूनिडायरेक्शनल मैनर में होते हैं, कि जहाँ पर ये सिंथेसाइज होते हैं वहाँ से दूसरे पार्ट्स को मूव कर रहे होते हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट में जो है वो एक कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक ऑफ कंपाउंड्स देखने को मिलता है, लेकिन ये पूरी तरीके से ऑर्डरली मैनर में होता है। मॉलिक्यूल्स जो है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर रहे होते हैं, हर एक ऑर्गन कुछ सब्सटेंसेस को रिसीव कर रहा होता है, कुछ सब्सटेंसेस वो जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। तो इस तरीके से ये ट्रांसपोर्टेशन चलता रहता है। तो नेक्स्ट जो चीज़ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कि ट्रांसपोर्ट कैसे कैसे होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे डिफ्यूज़न के बारे में। डिफ्यूज़न का जो मूवमेंट है ये पैसिव होता है, इसमें एनर्जी खर्च नहीं होती, चाहे वो वन पार्ट ऑफ द सेल टू अदर हो, चाहे एक सेल से दूसरी सेल में हो, शॉर्ट डिस्टेंसेस पे। हम कह सकते हैं कि इंटरसेलुलर स्पेसेस में जो इंटरसेलुलर स्पेसेस से लीफ का इंटरसेलुलर स्पेसेस है उससे बाहर की तरफ भी हो सकता है, जैसे वाटर का मूवमेंट होता है या एयर का मूवमेंट होता है, मतलब एयर नहीं, बेसिकली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे कोई एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं होता है। डिफ्यूज़न में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स हैं ये रैंडम फैशन में मूव करते हैं, लेकिन जो नेट रिजल्ट है वो सब्सटेंसेस अपने हायर कंसनट्रेशन से अपने लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। डिफ्यूज़न एक स्लो प्रोसेस है और ये जो है लिविंग सिस्टम पे डिपेंडेंट नहीं होता। डिफ्यूज़न गैसेस में होता है, लिक्विड्स में होता है, लेकिन सॉलिड्स में डिफ्यूज़न नहीं होता, हालांकि सॉलिड्स का डिफ्यूज़न पॉसिबल है। तो डिफ्यूज़न जो है वो प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये केवल एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे गैसियस एक्सचेंज हो सकता है प्लांट के अंदर। गैसियस मूवमेंट के लिए केवल डिफ्यूज़न ही एक तरीका होता है। डिफ्यूजन रेट जो है वो अफेक्टेड होते हैं ग्रेडियंट ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से, मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी से जो उनको सेपरेट कर रही होती है, टेम्परेचर से और प्रेशर से। ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अफेक्टिंग द डिफ्यूजन रेट, ऐसे करके सवाल आ जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि डिफ्यूजन रेट किस किस चीज़ से अफेक्टेड होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से, परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन से, टेम्परेचर से और प्रेशर से। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ाएंगे डिफ्यूजन का रेट बढ़ेगा, परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन ज़्यादा होगी डिफ्यूजन का रेट बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रैंडम मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाने से डिफ्यूजन का रेट बढ़ता है। प्रेशर इंक्रीज़ करने से, ये डिपेंड करता है कि आप किस साइड प्रेशर इंक्रीज़ कर रहे हो, तो प्रेशर डिफरेंस अगर ज़्यादा होता है तो डिफ्यूजन ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में, कि जैसा कि पहले बताया गया कि ग्रेडियंट जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट होना चाहिए डिफ्यूज़न होने के लिए। डिफ्यूजन रेट जो है वो साइज़ ऑफ सब्सटेंसेस पे भी डिपेंड करता है। ऑब्वियसली जो स्मॉलर सब्सटेंस है वो तेज़ी के साथ डिफ्यूज़ करता है। द डिफ्यूजन ऑफ एनी सब्सटेंस अक्रॉस अ मेम्ब्रेन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इट्स सॉल्युबिलिटी इन लिपिड्स। और मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो डिफ्यूजन है किसी भी सब्सटेंस का वो सॉल्युबिलिटी पे भी डिपेंड करता है, लिपिड्स में उसकी सॉल्युबिलिटी है कि नहीं है।
लिपिड जो है वो एक मेजर कंस्टिट्यूएंट है मेम्ब्रेन का। तो जो सब्सटेंसेस लिपिड में सोल्यूबल होते हैं ये डिफ्यूज़ कर जाते हैं मेम्ब्रेन से, फास्टर रेट से डिफ्यूज़ कर जाते हैं। ऐसे सब्सटेंस जिनमें हाइड्रोफिलिक मोइटी होती है तो वो मेम्ब्रेन से पास नहीं कर पाते, मतलब वाटर लविंग है, लिपिड लविंग नहीं है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो है वो मेम्ब्रेन से पास नहीं कर पाते, इनके मूवमेंट को फैसिलिटेट करना पड़ता है। तो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स वो साइट प्रोवाइड करती हैं जिनसे ऐसे मॉलिक्यूल जो है वो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। तो बेसिकली फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सेटअप नहीं किया जाता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पहले से प्रेजेंट होना चाहिए ताकि मॉलिक्यूल जो है वो ट्रांसपोर्ट हो सके। भले ही ये प्रोटीन्स के द्वारा फैसिलिटेटेड है लेकिन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मस्ट ऑलरेडी बी प्रेजेंट, और इस प्रोसेस को बोला जाता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, स्पेशल प्रोटीन्स जो है वो सब्सटेंसेस को एक्रॉस मेम्ब्रेन मूव करने में हेल्प करती हैं बिना किसी एटीपी एनर्जी के एक्सपेंडिचर के। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है वो लो से हाई कंसंट्रेशन में ट्रांसपोर्ट नहीं कराता है, कभी नहीं करा सकता, क्योंकि इसके लिए एनर्जी इनपुट की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट जो चीज़ आती है कि ट्रांसपोर्ट रेट जो है वो मैक्सिमम हो जाता है जब सारी की सारी प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स यूज़ हो जाते हैं, तो यहाँ पर सैचुरेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट चीज़ आती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है वो बहुत ही स्पेसिफिक होता है। इसके द्वारा जो है वो सेल सब्सटेंसेस को सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से जो है सब्सटेंसेस को अपटेक करना है, कौन से नहीं करना है। इसके अलावा जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है यानी कि जो प्रोटीन्स हैं वो इनहिबिटर्स के लिए सेंसिटिव होती हैं, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है इनहिबिटर्स के लिए सेंसिटिव है, जो कि प्रोटीन की साइड चेन से रिएक्ट कर जाती हैं। नेक्स्ट बात बताई जाती है कि प्रोटीन जो है वो चैनल्स फॉर्म करता है मेम्ब्रेन में, जो मॉलिक्यूल्स को पास करने में हेल्प करते हैं। कुछ चैनल हमेशा खुले रहते हैं, कुछ कंट्रोल किए जा सकते हैं, कुछ बहुत बड़े होते हैं तो उसमें वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो क्रॉस कर जाते हैं। पोरिन्स वो प्रोटीन होती हैं जो कि लार्ज पोर फॉर्म करती हैं आउटर मेम्ब्रेन ऑफ प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया और कुछ बैक्टीरिया में, जिससे जो है वो छोटी प्रोटीन के साइज के मॉलिक्यूल भी पास हो जाते हैं। फिगर 11.1 में दिखाया गया है कि एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल जो है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के साथ बाइंड करके किस तरीके से मूव कर जाता है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन रोटेट कर जाता है और जो मॉलिक्यूल है वो इनसाइड ऑफ द सेल की तरफ मूव कर जाता है। एग्जाम्पल है वाटर चैनल्स का। वाटर चैनल जो है वो 8 डिफरेंट टाइप ऑफ एक्वापोरिन से मिलके बने होते हैं। देख लेते हैं जिस फिगर की यहाँ पे बात करी गई है। देखिए ध्यान से, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कैसे होता है। ये आउटर साइड है सेल की, यहाँ प्रोटीन पर जाकर एक जो मॉलिक्यूल है वो अटैच होता है और जो प्रोटीन है वो फ्लिप कर जाती है इस तरीके से। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन फ्लिप कर गई और ये मॉलिक्यूल अंदर की तरफ मूव कर जाते हैं, ट्रांसपोर्टेड मॉलिक्यूल इनर साइड ऑफ द सेल। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पैसिव सिम्पोर्ट एंटीपोर्ट के बारे में। कुछ कैरियर या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स जो है वो डिफ्यूजन अलाउ करती हैं। तो जो 2 टाइप्स के मॉलिक्यूल हैं ये एक साथ मूव करते हैं। सिम्पोर्ट में दोनों मॉलिक्यूल जो है वो मेम्ब्रेन को सेम डायरेक्शन में क्रॉस करते हैं, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं सिम्पोर्ट। एंटीपोर्ट में क्या होता है कि दोनों मॉलिक्यूल जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करते हैं, और यूनिपोर्ट में जो मॉलिक्यूल है वो इंडिपेंडेंटली क्रॉस करते हैं, इनको दूसरे मॉलिक्यूल से कोई मतलब नहीं होता है। तो नेक्स्ट हम लोग एंटीपोर्ट के बारे में बात करेंगे। एंटीपोर्ट में क्या होता है, ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। नेक्स्ट, व्हेन अ मॉलिक्यूल मूव्स अक्रॉस अ मेम्ब्रेन इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर मॉलिक्यूल, जब एक मॉलिक्यूल जो है मेम्ब्रेन से क्रॉस करता है इंडिपेंडेंट ऑफ अदर मॉलिक्यूल, इसको दूसरे मॉलिक्यूल से कोई मतलब नहीं है, तो प्रोसेस कहलाता है यूनिपोर्ट। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी का उपयोग करता है ट्रांसपोर्ट के लिए और मॉलिक्यूल्स को जो है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पंप कर सकता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के द्वारा किया जाता है, चूँकि डिफरेंट प्रोटीन्स जो है मेम्ब्रेन की रोल प्ले करती हैं एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट में। तो पंप जो है वो प्रोटीन्स होती हैं जो कि एनर्जी का इस्तेमाल करती हैं मेम्ब्रेन के अक्रॉस सब्सटेंसेस को भेजने के लिए, और ये पंप मॉलिक्यूल को लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन पर मूव कर सकती है। दैट इज़ अपहिल ट्रांसपोर्ट सिर्फ और सिर्फ एक्टिव ट्रांसपोर्ट में पॉसिबल है। ट्रांसपोर्ट रेट यहाँ पे मैक्सिमम हो जाता है जब सारी की सारी प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स यूज़ हो जाते हैं, तो ट्रांसपोर्ट जो है एक तरीके से सैचुरेटेड हो जाता है। इसके अलावा एंजाइम्स की तरह ही जो कैरियर प्रोटीन्स हैं ये भी स्पेसिफिक होती हैं कि ये क्या कैरी कर रही है मेम्ब्रेन के क्रॉस, और ये प्रोटीन्स जो है इनहिबिटर्स के लिए भी सेंसिटिव होती हैं जो कि प्रोटीन साइड चेन से रिएक्ट कर जाते हैं। अब डिफरेंट ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस के हम कंपैरिजन की बात करेंगे। ध्यान से देखना, यहाँ पे एक जो चार्ट दिया हुआ है उसको।
कि सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सिंपल डिफ्यूजन को मेम्ब्रेन चाहिए नहीं चाहिए, फैसिलिटेटेड को मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की आवश्यकता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की आवश्यकता है। सिंपल डिफ्यूजन इज़ नॉट सेलेक्टिव, ये सैचुरेट भी नहीं होता है, अपील ट्रांसपोर्ट यहाँ हो नहीं सकता है, एटीपी रिक्वायर्ड नहीं होती। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट की हम बात करें तो स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट है, हाईली सेलेक्टिव होता है क्योंकि प्रोटीन सेलेक्ट करती हैं। ट्रांसपोर्टेशन सैचुरेट कर जाता है जब सारी की सारी प्रोटीन्स यूज हो जाती हैं। अपील ट्रांसपोर्ट पॉसिबल नहीं है, एटीपी रिक्वायर्ड नहीं होती। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो 3 पॉइंट्स जो है वो फैसिलिटेटर और एक्टिव में सेम होते हैं कि मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की दोनों में आवश्यकता होती है, दोनों ही हाईली सेलेक्टिव होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन वो सैचुरेट करता है दोनों ही केस में। अपील ट्रांसपोर्ट और एटीपी की जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिव ट्रांसपोर्ट में देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्लांट वाटर रिलेशंस के बारे में कि वाटर जो है वो बहुत ही इसेंशियल होता है सभी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए प्लांट में, और एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। इसके अलावा ये मीडियम प्रोवाइड करता है जिसमें मोस्ट ऑफ द सबस्टेंसेस डिजॉल्व रहते हैं। जो सेल्स का प्रोटोप्लाज्म है वो कुछ नहीं सिर्फ वाटर होता है और उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो डिजॉल्व होते हैं और बहुत सारे जो पार्टिकल्स हैं वो सस्पेंडेड भी होते हैं। वाटरमेलन की हम बात करें तो इसमें 92% वाटर होता है, और जितने भी हर्बेसियस प्लांट होते हैं, हरे भरे पौधे होते हैं, उनमें 10 to 15% जो है वो जो फ्रेश वेट का 10 to 15% ही फ्रेश वेट का ड्राई मैटर होता है, बाकी सारा पानी ही होता है। ऑफ कोर्स जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है विद इन प्लांट ये वेरी करता है। वुडी पार्ट्स में जो है वो बहुत ही कम पानी होता है, सॉफ्ट पार्ट्स में मोस्टली वाटर ही होता है। एक सीड जो ड्राई अपीयर हो सकता है हमें, उसमें भी पानी होता है, और अगर वाटर नहीं होता है तो ये अलाइव नहीं होता है, रेस्पायरिंग नहीं कर रहा होता। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो है वो ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर टेकअप करते हैं डेली, और मोस्ट ऑफ वाटर जो है वो एयर में लॉस्ट हो जाता है इवेपोरेशन की वजह से लीव्स के थ्रू, और इस प्रोसेस को ट्रांसपायरेशन बोला जाता है। एग्जाम्पल के लिए बताया गया कि मैच्योर कॉर्न प्लांट जो है वो 3 लीटर पानी एक दिन में एब्जॉर्व कर लेता है, जबकि एक मस्टर्ड प्लांट की बात करी गई वो अपने वजन के बराबर पानी केवल 5 घंटे में एब्जॉर्व कर लेते हैं। तो इतनी हाई डिमांड फॉर वाटर की वजह से इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट वाटर इज़ ऑफन द लिमिटिंग फैक्टर फॉर प्लांट ग्रोथ इन प्रोडक्टिविटी इन ग्रोथ बोथ एग्रीकल्चर एंड नेचुरल एनवायरनमेंट। तो ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है कि वाटर जो है वो अक्सर लिमिटिंग फैक्टर होता है प्लांट ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी के लिए, दोनों ही एग्रीकल्चर और नेचुरल एनवायरनमेंट में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वाटर पोटेंशियल के बारे में। तो प्लांट वाटर रिलेशन को समझने के लिए हमें सर्टेन स्टैंडर्ड टर्म्स के बारे में समझना पड़ेगा, दैट इज़ वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल एक कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत ही फंडामेंटल है वाटर मूवमेंट को समझने के लिए। दूसरा है सॉल्यूट पोटेंशियल, तीसरा है प्रेशर पोटेंशियल। तो सॉल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल ये जो है वो 2 मेजर कंपोनेंट हैं जो वाटर पोटेंशियल को डिटरमाइन करते हैं। देखो व्हाट इज़ वाटर पोटेंशियल। वाटर मॉलिक्यूल्स में कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है, लिक्विड और गैसेस फॉर्म में इनमें रैंडम मोशन देखने को मिलता है, ये रैपिड होता है, ये कांस्टेंट होता है। जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा वाटर का किसी भी सिस्टम में, उतनी ज़्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, उतना ही ज़्यादा वाटर पोटेंशियल होगा। हैंस इट इज़ ऑब्वियस दैट प्योर वाटर विल हैव द ग्रेटेस्ट वाटर पोटेंशियल। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि प्योर वाटर में जो है वो ग्रेटेस्ट वाटर पोटेंशियल देखने को मिलेगा। अगर 2 सिस्टम है जिनमें वाटर है, ये कंटैक्ट में लाए जाते हैं, तो रैंडम मूवमेंट ऑफ वाटर कहाँ से कहाँ की तरफ होगा। रैंडम मूवमेंट ऑफ वाटर की वजह से एक नेट मूवमेंट ऑफ वाटर होगा मॉलिक्यूल्स का ऐसे सिस्टम से जहाँ पर हाइयर एनर्जी है उससे लोअर एनर्जी वाले सिस्टम की तरफ। मतलब वाटर अपने हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा, हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ मूव करेगा। तो पानी जो है कहाँ से कहाँ की तरफ मूव करेगा, वाटर एट हाइयर वाटर पोटेंशियल टू वन हैविंग लो वाटर पोटेंशियल, हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। ये जो प्रोसेस है मूवमेंट का सब्सटेंस का डाउन अ ग्रेडियंट ऑफ फ्री एनर्जी, इसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। वाटर पोटेंशियल को ग्रीक सिंबल साई से डिनोट किया जाता है और इसको एक्सप्रेस करते हैं प्रेशर यूनिट्स में सच एज पास्कल्स। कन्वेंशन के हिसाब से जो वाटर पोटेंशियल है प्योर वाटर का स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे बिना किसी प्रेशर के इसको 0 कंसीडर किया जाता है। तो अगर प्योर वाटर में कुछ सॉल्यूट डिज़ोल्व कर दिया तो सॉल्यूट का जो है वो सॉल्यूट की वजह से क्या होता है, फ्यू फ्री मॉलिक्यूल्स बचते हैं सोल्यूशन में, और जो कंसंट्रेशन है दैट इज़ फ्री एनर्जी ऑफ वाटर, वाटर का जो फ्री एनर्जी है वो घट जाता है।
क्योंकि सॉल्यूट्स की टेंडेंसी होती है वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं, इस तरीके से जो सॉल्यूट को घोलने के बाद वाटर पोटेंशियल घट जाता है। तो सभी सॉल्यूशंस का वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर से कम होता है। और ये जो मैग्नीट्यूड है लोवरिंग का कि कितना घटा वाटर पोटेंशियल ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट मिलाने की वजह से वाटर पोटेंशियल कितना घट गया, इसको बोला जाता है सॉल्यूट पोटेंशियल साई एस। साई एस हमेशा निगेटिव होता है, जितने ज़्यादा सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स उतना कम साई एस, उतना निगेटिव साई एस। एक सोल्यूशन के लिए जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर है वाटर पोटेंशियल जो है वो सॉलिड पोटेंशियल के बराबर होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वाटर पोटेंशियल और सॉलिड पोटेंशियल जो है वो बराबर होते हैं। आगे बात करी जाती है, अगर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है, ये अप्लाई कर दिया जाता है प्योर वाटर पे या सोल्यूशन पे, तो इसका जो वाटर पोटेंशियल ये इंक्रीज़ कर जाता है। और ये इस चीज़ के इक्विवेलेंट होता है कि आप वाटर को पंप कर रहे होते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस की तरफ। तो ऐसा कोई सिस्टम हम बता सकते हैं अपनी बॉडी में जहाँ पर प्रेशर बिल्डअप होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। प्रेशर जो है वो प्लांट सिस्टम में भी बिल्डअप हो सकता है। हमारे सिस्टम में तो जैसे हार्ट में प्रेशर बिल्डअप होता है, वेंट्रिकल्स में, ऑरिकल्स में, तो जो ब्लड है वो बहुत तेज़ी के साथ पंप होता है पूरी बॉडी में। प्लांट्स में भी ऐसा होता है। प्लांट्स में कब होता है? जब वाटर जो है वो प्लांट सेल में डिफ्यूजन के थ्रू इंटर कर जाता है और इसकी वजह से जो प्रेशर बिल्डअप होता है सेल वॉल के अगेंस्ट, जब सेल टर्जिड हो जाती है, इसको बोलते हैं टर्गर प्रेशर। तो इससे जो है वो प्रेशर पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है। ठीक, अब प्रेशर पोटेंशियल जो है वो यूजुअली पॉजिटिव होता है। प्लांट्स में नेगेटिव पोटेंशियल टेंशन की आवश्यकता होती है वाटर कॉलम को मूव करने के लिए जाइलम में, जो कि एक मेजर रोल प्ले करता है वाटर ट्रांसपोर्ट में स्टेम में। लेकिन जो प्रेशर पोटेंशियल है वो जनरली पॉजिटिव होता है। प्रेशर पोटेंशियल को साई पी से डिनोट किया जाता है। तो वाटर पोटेंशियल जो है वो दोनों से अफेक्टेड होता है, सॉल्यूट से भी और प्रेशर पोटेंशियल से भी। तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो कैसे लिखा जा सकता है? साई डब्ल्यू इक्वल्स टू साई एस प्लस साई पी। साई डब्ल्यू इक्वल्स टू साई एस एंड साई पी। तो वाटर पोटेंशियल सॉलिड पोटेंशियल पे भी डिपेंड करता है और प्रेशर पोटेंशियल पे भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑस्मोसिस के बारे में। प्लांट सेल जो है उसके चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है। सेल वॉल जो है वो फ्रीली परमेबल होती है वाटर के लिए और दूसरे सब्सटेंसेस के लिए जो सोल्यूशन में होते हैं, इसलिए ये जो है वो कोई बैरियर नहीं होता मूवमेंट के लिए। प्लांट्स में जो सेल्स होते हैं उनमें जनरली लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है, जिसके जो कंटेंट है जैसे कि वैक्यूलर सैप, ये सॉल्यूट पोटेंशियल ऑफ द सेल को कंट्रीब्यूट करते हैं। प्लांट सेल्स में सेल मेम्ब्रेन और जो वैक्यूल के मेम्ब्रेन है टोनोप्लास्ट, ये टुगेदर जो है वो इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स होते हैं मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स का, कि सेल के बाहर की तरफ मूवमेंट होगा या अंदर की तरफ होगा। ऑस्मोसिस जो टर्म यूज़ किया जाता है जनरली, ऑस्मोसिस टर्म रेफर स्पेसिफिकली टू द डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस अ डिफरेंशियली और सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। तो ऑस्मोसिस जनरली डिफ्यूजन ऑफ वाटर को कहा जाता है डिफरेंशियली या सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस। ऑस्मोसिस स्पॉन्टेनियस हो सकता है ड्राइविंग फोर्स के रेस्पॉन्स में, लेकिन जो नेट डायरेक्शन है या रेट है ऑस्मोसिस का, ये प्रेशर ग्रेडियंट और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट दोनों पे डिपेंड करता है। वाटर हमेशा अपने हायर केमिकल पोटेंशियल से या कंसंट्रेशन से उस रीजन की तरफ मूव करता है जिसमें लोअर केमिकल पोटेंशियल है या लोअर कंसंट्रेशन है वाटर का। कब तक? जब तक इक्विलिब्रियम रीच ना हो जाए। इक्विलिब्रियम पर दोनों चैम्बर्स में नियरली सेम वाटर पोटेंशियल देखने को मिलता है। तो हम लोग एक्सपेरिमेंट करते थे अर्लियर क्लासेस में पोटैटो ऑस्मोमीटर वाला, कि पोटैटो ट्यूबर को अगर हम वाटर में प्लेस करें तो वाटर जो है वो इसकी कैविटी में इंटर कर जाता है पोटैटो ट्यूबर में, कंटेनिंग अ कंसनट्रेटेड शुगर सोल्यूशन ड्यू टू ऑस्मोसिस। क्योंकि उसमें कंसनट्रेटेड शुगर सोल्यूशन होता है, ऑस्मोसिस की वजह से पानी अंदर चला जाता है। तो यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ 11.3 में, देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर दो चैम्बर हैं ए एंड बी, दोनों में ही सोल्यूशन है और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट किया गया है। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। तो सबसे पहले हमें ये बताना है सोल्यूशन ऑफ विच चैम्बर है जो लोअर वाटर पोटेंशियल, किस में जो है वो लोअर वाटर पोटेंशियल होगा। तो बेसिक सी बात है, जहाँ सोल्यूट्स ज़्यादा हैं उसका लोअर वाटर पोटेंशियल होगा, तो बी वाले का हो गया लोअर वाटर पोटेंशियल। दूसरा सवाल पूछा जाता है विच चैम्बर है जो लोअर सोल्यूट पोटेंशियल, सोल्यूट पोटेंशियल लोअर किस में है। तो जितना ज़्यादा सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स उतना ज़्यादा लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल, तो इसका आंसर भी बी ही आता है।
अब सवाल किया जाता है कि किस डायरेक्शन में ऑस्मोसिस होगी, तो ऑस्मोसिस उस डायरेक्शन में होगी जहाँ पर वाटर का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, वहाँ से उस तरफ होगी जहाँ पर वाटर का पोटेंशियल कम होगा। तो ए वाले चैम्बर में सॉलिड मॉलिक्यूल्स कम है, यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं, तो वाटर का जो मूवमेंट है ये ए टू बी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है, विच सोल्यूशन है जो हायर सॉल्यूट पोटेंशियल, किस सोल्यूशन का हायर सॉल्यूट पोटेंशियल है, हायर सॉल्यूट पोटेंशियल, वाह, हायर सॉल्यूट पोटेंशियल कहने का मतलब जितने ज़्यादा सॉल्यूट्स उतनी ज़्यादा निगेटिव वैल्यू हो गई सॉल्यूट पोटेंशियल की, तो इसके लिए हम आंसर देंगे ए, क्योंकि हायर पूछा गया। इक्विलिब्रियम पर किस चैम्बर में लोअर वाटर पोटेंशियल होगा, दोनों ही चैम्बर में जो है वो वाटर पोटेंशियल इक्वल होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, अगर एक चैम्बर का जो साई है यानी वाटर पोटेंशियल है -2000 है, दूसरे का -1000 है, तो कौन से चैम्बर का हायर साई है, हायर साई जो है वो -1000 kPa वाले का है और ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर when two solutions with psi w 0.2 MPa and psi w 0.1 MPa are separated by a selectively permeable membrane। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि भाई दो चैम्बर हैं जिनमें psi w 0.2 MPa है, इसमें 0.1 MPa है और सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन से जो सेपरेट किए गए। तो बेसिक सी बात ये समझो कि psi w पॉजिटिव में आ रहा है, इसका मतलब प्रेशर अप्लाई किया जा रहा होगा, प्रेशर पोटेंशियल कुछ होगा इसमें। तो वाटर जो है वो अपने हायर फ्री एनर्जी या हायर कंसंट्रेशन या हायर वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, तो 0.2 MPa वाले से 0.1 MPa वाले की तरफ मूव करेगा। सिंपल सोल्यूशन है। लेट अस डिस्कस अनदर एग्जांपल वेयर अ सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इज इन वाटर टेकन इन अ फनल इज सेपरेटेड फ्रॉम प्योर वाटर इन अ बीकर बाय सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। चलो एक दूसरे एक्सपेरिमेंट की बात कर लेते हैं, जहाँ पर एक शुगर सोल्यूशन है वाटर में, वो एक फ़नल में लिया गया है और प्योर वाटर से इसको सेपरेट किया गया है जो कि बीकर में है, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन से जो है वो सेपरेट किया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं। यू कैन गेट दिस काइंड ऑफ ए मेम्ब्रेन इन एन एग। सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन की बात की जा रही, तो ये मेम्ब्रेन जो है वो एग में मिल जाएगी। यॉक को रिमूव करें और अल्ब्यूमिन को रिमूव कर दें स्मॉल होल से, एक एंड में, एग के एक एंड में जो है वो होल करके, और शेल को अगर हम डाइल्यूट सोल्यूशन में डाल दें, HCl के डायरेक्ट सोल्यूशन में डाल दें, तो कुछ घंटों के बाद जो एग शेल है ये डिज़ोल्व हो जाती है और मेम्ब्रेन पूरी तरीके से इंटैक्ट रहती है। तो ये तो बात हो गई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को ऑब्टेन करने की। अब देखें यहाँ पे कि वाटर जो है वो फनल के अंदर की तरफ मूव करेगा, जिसकी वजह से जो सोल्यूशन का लेवल है वो राइज़ करेगा, और ये तब तक होता रहेगा जब तक इक्विलिब्रियम रीच ना हो जाए। In case sucrose does diffuse out, तो the membrane will this equilibrium be ever reached? तो दूसरी कंडीशन यहाँ पे बताई गई कि अगर सुक्रोज जो है वो डिफ्यूज़ हो जाए बाहर की तरफ, तो क्या इक्विलिब्रियम कभी रीच हो सकता है? तो कंडीशन अलग हो जाएगी। तो सुक्रोज जो है वो बाहर की तरफ रिलीज़ होता जाएगा, तो दोनों तरफ मतलब जो वाटर पोटेंशियल है, बेसिकली वाटर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट, अगर वाटर पोटेंशियल इक्वल हो गया तो इक्विलिब्रियम में हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इस ये यहाँ पे प्रोसेस कौन सा हो रहा है। यहाँ पे एक्चुअली प्रोसेस हो रहा है ऑस्मोसिस। अंदर की तरफ जो है वो सॉल्यूट पार्टिकल्स मौजूद हैं, बाहर की तरफ प्योर वाटर है। तो प्योर वाटर की जो एनर्जी है वो ज़्यादा है, सॉल्यूट मिलने की वजह से जो सोल्यूशन है उसकी एनर्जी कम है, जिसकी वजह से जो वाटर है वो बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा। अब नेक्स्ट चीज़ है एक्सटर्नल प्रेशर कैन बी अप्लाइड। अब ये इसके अपर पार्ट पे एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया जा सकता है अपर पार्ट में, सच दैट नो वाटर डिफ्यूज इनटू द फनल थ्रू द मेम्ब्रेन। इतना प्रेशर बाहर से अप्लाई करना है कि कोई भी वाटर जो है वो मेम्ब्रेन से फनल में डिफ्यूज़ ना करे। ये वो प्रेशर जो कि वाटर को डिफ्यूज़ करने से रोकता है, ये वो प्रेशर रिक्वायर्ड प्रेशर जो वाटर को डिफ्यूज़ होने से रोकता है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। और ये जो है ये सॉल्यूट कंसंट्रेशन का फंक्शन है। जितना ज़्यादा सॉल्यूट कंसंट्रेशन होगा उतना ज़्यादा प्रेशर रिक्वायर्ड होगा वाटर को डिफ्यूज़न से रोकने के लिए, यानी ऑस्मोसिस को रोकने के लिए उतना ही ज़्यादा प्रेशर की रिक्वायरमेंट होगी। न्यूमेरिकली जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये इक्विवेलेंट होता है ऑस्मोटिक पोटेंशियल के, लेकिन जो साइन होता है वो अपोजिट होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर पॉजिटिव प्रेशर है जो हम बाहर से अप्लाई कर रहे हैं, ऑस्मोटिक पोटेंशियल एक्चुअली नेगेटिव प्रेशर होता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं प्लाज्मोलाइसिस के बारे में कि प्लांट सेल का जो बिहेवियर है
विद रिगार्ड टू वाटर मूवमेंट ये सराउंडिंग सोल्यूशन पे डिपेंड करता है। अगर एक्सटर्नल सोल्यूशन जो है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ साइटोप्लाज्म को बैलेंस करता है तो ये आइसोटोनिक कहलाता है। अगर एक्सटर्नल सोल्यूशन जो है वो साइटोप्लाज्म के सोल्यूशन से ज़्यादा डाइल्यूट होता है तो हाइपोटोनिक कहलाता है, और अगर एक्सटर्नल सोल्यूशन ज़्यादा कंसनट्रेटेड है तो कहलाता है हाइपरटोनिक। अब हाइपोटोनिक कंडीशन में क्या होती है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में सेल जो है वो स्वेलअप कर जाती है, हाइपरटोनिक में श्रिंक कर जाती है, और प्लाज्मोलाइसिस तब होती है जब वाटर जो है वो सेल से बाहर आ जाता है। तो जो सेल मेम्ब्रेन है प्लांट सेल की ये श्रिंक कर जाती है सेल वॉल से, और ऐसा तब होता है, दिस अकर्स when the cell or tissue is placed in a solution that is hypertonic। ऐसा तब होता है जब सेल या टिश्यू को ऐसे सोल्यूशन में रखा जाता है जो हाइपरटोनिक हो, मतलब उसमें ज़्यादा सोल्यूट हो प्रोटोप्लाज्म से। वाटर बाहर की तरफ मूव कर जाता है तो पहले जो वाटर है वो साइटोप्लाज्म से लूज़ होता है, बाद में वैक्यूल से लूज़ होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि वाटर पहले कहाँ से लूज़ होता है, तो पहले साइटोप्लाज्म से लूज़ होता है, बाद में वैक्यूल से लूज़ होता है। Water when drawn out of the cell through the diffusion into the extracellular fluid causes the protoplasm to shrink away from the walls। जो वाटर है सेल के अंदर से बाहर की तरफ खिंच जाता है डिफ्यूजन की वजह से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, इसी की वजह से जो प्रोटोप्लास्ट है वो श्रिंक कर जाता है, सेल वॉल से जो है वो दूर चला जाता है। तो सेल इस कंडीशन में कहलाती है प्लाज्मोलाइज्ड। मूवमेंट ऑफ वाटर जो है वो एक्रोस मेम्ब्रेन हुआ है, हाई कंसंट्रेशन से हाई वाटर पोटेंशियल से ये लो वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव हुआ है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज किया जाता है, ये फिगर 11.5 में दे रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाहर की तरफ जो है वो हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, तो उसकी वजह से अंदर से वाटर बाहर की तरफ मूव कर गया। अब सवाल ये पूछा जाता है कि इस वाले एरिया में क्या होगा, हाइपरटोनिक होगा या हाइपोटोनिक होगा। व्हाट ऑक्युपाइज स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड द श्रंकन प्रोटोप्लास्ट। इसमें एक्चुअली हाइपरटोनिक सोल्यूशन ही होगा क्योंकि सेल वॉल पूरी तरीके से परमिएबल होती है। नेक्स्ट आगे हम लोग बात करते हैं कि जब सेल को हम आइसोटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं तो वहाँ पर कोई नेट फ्लो वाटर का मूवमेंट देखने को नहीं मिलता, ना इनसाइड ना आउटसाइड। जो एक्सटर्नल सोल्यूशन है ये ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ साइटोप्लाज्म को बैलेंस करता है, इसलिए आइसोटोनिक कहलाता है। वाटर जो है वो सेल के अंदर की तरफ फ्लो करता है और बाहर की तरफ भी फ्लो करता है, दोनों इक्विलिब्रियम में रहते हैं और सेल को कहा जाता है फ्लैसिड। नेक्स्ट बात आती है कि जो प्लाज्मोलिसिस का प्रोसेस है वो रिवर्सिबल होता है। जब सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रख दिया जाता है जिनका हायर वाटर पोटेंशियल है या फिर डाइल्यूट सोल्यूशन है साइटोप्लाज्म के कंपैरिजन में, तो वाटर जो है वो सेल में डिफ्यूज़ कर जाता है, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म जो है वो एक प्रेशर बिल्डअप करता है वॉल के अगेंस्ट, और ये प्रेशर कहलाता है टर्गर प्रेशर। The pressure exerted by the protoplast due to the entry of water against the rigid wall is called pressure potential। तो यही टर्गर प्रेशर प्रेशर पोटेंशियल कहलाता है क्योंकि ये वो प्रेशर है जो प्रोटोप्लास्ट एक्सर्ट करता है रिजिड सेल वॉल के अगेंस्ट ड्यू टू एंट्री ऑफ वाटर। सेल वॉल की रिजिडिटी की वजह से सेल रप्चर नहीं करता है। टर्गर प्रेशर अल्टीमेटली जो है वो सेल एनलार्जमेंट के लिए, सेल की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। What would be the psi p of a flaccid cell? तो फ्लैसिड सेल का psi p क्या होगा, निगेटिव होगा। psi p में टेंडेंसी होगी कि वो वाटर को एब्जॉर्ब करें। विच ऑर्गेनिजम्स अदर देन प्लांट पॉसेस सेल वॉल। प्लांट्स के अलावा किन किन में सेल वॉल पाई जाती है, फंगस में पाई जाती है, बैक्टीरिया में पाई जाती है। चलिए इम्बाइबिशन के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज इम्बाइबिशन। इम्बाइबिशन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन जहाँ पर वाटर जो है वो सॉलिड्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, कोलाइड्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, तो उनका जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है। इसका क्लासिकल एग्जांपल क्या है, क्लासिकल एग्जांपल ऑफ इम्बाइबिशन आर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सीड्स। इसका क्लासिकल एग्जांपल है कि सीड जो है वो वाटर एब्जॉर्ब करती हैं, ड्राई वुड वाटर एब्जॉर्ब करती है, और इसकी वजह से जो प्रेशर प्रोड्यूस होता है स्वेलिंग ऑफ वुड की वजह से, इसको प्री हिस्टोरिक मैन रॉक्स को और बाउल्डर्स को स्प्लिट करने के लिए यूज़ करता था। इफ़ इट वर नॉट द प्रेशर ड्यू टू इम्बाइबिशन, अगर ये जो है प्रेशर इम्बाइबिशन की वजह से नहीं होता तो सीडलिंग्स कभी जर्मिनेट ही नहीं कर पाते, कभी जो है सॉयल से वो ओपन में आ ही नहीं पाते, तो वो कभी इस्टेब्लिश ही नहीं हो पाते। इम्बाइबिशन जो है वो डिफ्यूज़न है वाटर का, क्योंकि वाटर का मूवमेंट जो है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलॉन्ग ही हो रहा है। जैसे हम सीड्स की बात करें या दूसरे ऐसे मटेरियल्स हैं इनमें लगभग वाटर नहीं होता है, तो ये वाटर जो है वो बड़ी आसानी से एब्जॉर्ब करते हैं। वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट की अगर हम बात करें तो एब्जॉर्बेंट और जो लिक्विड इम्बाइब हो रहा है उन दोनों के बीच में वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट होना बहुत ज़रूरी है।
इसके अलावा अगर कोई सब्सटेंस जो है वो किसी लिक्विड को इम्बाइब करता है तो जो एडजॉर्बेंट है और जो लिक्विड एब्जॉर्ब होना है, उन दोनों के बीच में एफिनिटी होनी चाहिए। उन दोनों के बीच, जैसे आप मरकरी को आप वुड में एब्जॉर्ब कराओ तो नहीं होगा ना, वाटर को कराओगे तो हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि जो कोहेसिव एडिसिव फोर्स हैं वो कितने हैं। एडिसिव फोर्सेस स्पेशली जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लगते हैं वो ज़्यादा होने चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। तो एक एक्सपेरिमेंट किया होता है हम लोगों ने कभी ना कभी, एक ट्विग को जिसमें वाइट फ्लावर है उसको अगर हम कलर्ड वाटर में रख दें तो उसका कलर चेंज हो जाता है। कट एंड का जब हम एग्जामिन करते हैं ट्विग का कुछ घंटों बाद, तो हमें ये मिलता है कि कलर्ड वाटर जो है उसमें मूव किया है। ये एक्सपेरिमेंट बड़ी आसानी से डिमॉन्स्ट्रेट करता है पाथ ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर वेस्कुलर बंडल्स के थ्रू होता है, मोर स्पेसिफिकली जाइलम के थ्रू होता है। अब चलो इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ते हैं कि मैकेनिज़्म क्या होता है मूवमेंट ऑफ वाटर का, या दूसरे सब्सटेंस जो है वो कैसे आप अ प्लांट मूव करते हैं। ओके, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस विद इन ए प्लांट कैन नॉट बी बाई डिफ्यूजन अलोन। जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है सब्सटेंसेस का वो केवल डिफ्यूजन से नहीं हो सकता। डिफ्यूजन एक स्लो प्रोसेस है और इससे जो है वो केवल शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का। फॉर एग्जांपल हम बात करें, अगर कोई मॉलिक्यूल जो है वो टिपिकल प्लांट सेल के क्रॉस मूव कर रहा हो जो कि 50 माइक्रॉन्स की है, तो डिफ्यूजन से उसको 2.5 सेकेंड लगेंगे। तो इस रेट पर जो है वो मॉलिक्यूल्स को 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में कई साल लग जाएंगे। तो प्लांट्स में सिर्फ डिफ्यूजन से मूवमेंट नहीं होता है। लार्ज और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में ऑफन सब्सटेंसेस को जो है वो लॉन्ग डिस्टेंसेस पे मूव करना होता है। कभी कभी जो साइट ऑफ प्रोडक्शन है, एब्जॉर्प्शन है या फिर साइट ऑफ स्टोरेज है, ये एक दूसरे से बहुत दूर दूर होती हैं। तो डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो सफाइस नहीं करेगा। इसके लिए स्पेशल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स की आवश्यकता होती है ताकि जो सब्सटेंसेस हैं उनको जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस तक मूव कराया जा सके और फास्टर रेट पे कराया जा सके। वाटर एंड मिनरल्स और फूड जनरली जो है वो मास फ्लो या बल्क फ्लो सिस्टम से मूव करता है। मास फ्लो क्या होता है? इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन बल्क। इकट्ठे सब्सटेंसेस मूव करते हैं, मास में मूव करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो इसकी वजह से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है दो पॉइंट्स के बीच में। ये कैरेक्टरिस्टिक है मास फ्लो का कि सब्सटेंसेस जब सोल्यूशन में होते हैं या सस्पेंशन में होते हैं तो वो सभी जो है वो सेम रेट से आगे बढ़ते हैं, जैसे कि फ्लोइंग रिवर में होता है। तो ये डिफ्यूजन के जैसा नहीं होता है। डिफ्यूजन में क्या होता है, वहाँ पर डिफरेंट सब्सटेंसेस जो है वो इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे होते हैं अपने अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग। बल्क फ्लो में क्या होता है, सारे एक साथ मूव कर रहे होते हैं लाइक अ फ्लो ऑफ रिवर। बल्क फ्लो को कैसे अचीव किया जा सकता है? एक तो पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से अचीव किया जा सकता है, जैसा कि गार्डन होज में देखने को मिलता है, या फिर नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से जो है वो क्रिएट किया जा सकता है, जैसे कि सक्शन थ्रू अ स्ट्रॉ, जैसे हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं स्ट्रॉ से। जो बल्क मूवमेंट है सब्सटेंसेस का, ये कंडक्टिंग या वेस्कुलर टिश्यूज़ के द्वारा होता है और इसको ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। तो हम लोगों ने एनाटॉमी वाले चैप्टर में काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी, क्रॉस सेक्शन पढ़े थे, रूट के, स्टेम के, लीव्स के, हायर प्लांट्स के, वेस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। तो हायर प्लांट्स में जो है स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम जो है वो ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर, मिनरल्स और कुछ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन और हार्मोन्स के साथ एसोसिएटेड होता है। ये रूट से एरियल पार्ट की तरफ ले जाता है। जो फ्लोएम है वो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स को मेनली लीव्स से जो है वो अदर पार्ट ऑफ प्लांट की तरफ ट्रांसलोकेट करता लेके जाता है। तो सवाल ये उठता है कि प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब कैसे करते हैं? तो हमें ये पता है कि रूट्स जो है वो मोस्ट ऑफ द वाटर एब्जॉर्ब करती हैं जो प्लांट्स में जाते हैं। ऑब्वियसली कि दैट इज़ वाई वी अप्लाई वाटर टू द सॉइल, इसीलिए तो हम जो है वो सॉइल में पानी डालते हैं, लीव्स में नहीं डालते। तो जो रेस्पॉन्सिबिलिटी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स की जो है स्पेसिफिकली रूट हेयर्स का फंक्शन होता है, जो कि मिलियंस ऑफ नंबर में प्रेजेंट होते हैं टिप ऑफ रूट्स पे। रूट हेयर थिन वॉल्ड होते हैं, स्लेंडर एक्सटेंशन होते हैं, बड़े ही पतले एक्सटेंशन होते हैं रूट एपिडर्मल सेल्स के, जो कि सरफेस एरिया को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। वाटर जो है वो एब्जॉर्ब होता है मिनरल सॉल्यूट्स के साथ रूट हेयर्स के द्वारा, प्योरली डिफ्यूजन से होता है ये वाला प्रोसेस। एक बार वाटर जो है वो रूट हेयर्स के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है तो फिर ये डीपर रूट लेयर्स में दो डिस्टिंक्ट पाथवे से मूव कर सकता है, एक है एपोप्लास्ट और दूसरा है सिम्प्लास्ट। एपोप्लास्ट पाथवे में क्या होता है
एपोप्लास्ट वो सिस्टम है जहाँ पर जो वाटर है वो एडजेसेंट सेल वॉल्स के बीच में मूव करता है और ये कंटिन्यूअस होता है प्लांट के थ्रू आउट द प्लांट एक्सेप्ट एट द कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। एंडोडर्मिस की जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हैं वहाँ पर वो इसका एक्सेप्शन है, वहाँ पर एपोप्लास्ट पाथवे नहीं हो सकता। एपोप्लास्टिक मूवमेंट क्या होता है, वाटर जो है वो एक्सक्लूसिवली इंटरसेलुलर स्पेसेस से मूव करता है या फिर सेल की जो वॉल्स होती हैं वहाँ से मूव करता है। एपोप्लास्ट का जो मूवमेंट होता है उसमें कोई सेल क्रॉस नहीं होती है। तो हम लोग देख सकते हैं एपोप्लास्ट पाथवे का मतलब ये वाला पाथवे है कि जो वाटर है वो सेल वॉल के थ्रू मूव कर रहा था, लेकिन एक बार कैस्पेरियन स्ट्रिप पे आ जाता है तो कैस्पेरियन स्ट्रिप पे चूँकि यहाँ पर सुबेराइज्ड वॉल्स होती हैं तो यहाँ फिर उसको अंदर एंटर होना ही पड़ता है, यहाँ से वो पाथवे सिम्प्लास्ट हो जाता है। सिम्प्लास्ट पाथवे ये रहा, डायरेक्ट सेल टू सेल, सेल टू सेल। तो मूवमेंट जो है वो एपोप्लास्ट से कोई भी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करता। ये जो मूवमेंट होता है ये ग्रेडियंट पर डिपेंडेंट होता है। एपोप्लास्ट डज नॉट प्रोवाइड एनी बैरियर। एपोप्लास्ट में कोई बैरियर नहीं होता है बीच में वाटर मूवमेंट के लिए। तो वाटर मूवमेंट जो है वो मास फ्लो में होता है। जैसे जैसे वाटर इवेपोरेट करता है इंटरसेलुलर स्पेसेस में या फिर एटमॉस्फेयर में तो टेंशन डेवलप कर जाता है, कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ वाटर जो है वो एपोप्लास्ट में मूव करता रहता है। तो इस तरीके से जो मास फ्लो ऑफ वाटर है वो एडेसिव एंड कोहेसिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर की वजह से होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें सिम्प्लास्टिक पाथवे की। तो सिम्प्लास्टिक सिस्टम में क्या होता है, सिस्टम जो है वो इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट का बना होता है। नेबरिंग सेल्स जो आपस में जो है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड से कनेक्टेड होती हैं जिनको प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। सिम्प्लास्टिक मूवमेंट के दौरान जो वाटर है वो सेल्स के थ्रू ट्रेवल करता है, साइटोप्लाज्म के थ्रू ट्रेवल करता है। इंटरसेलुलर मूवमेंट जो है वो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू होता है। पानी जो है वो सेल्स में एंटर करता है सेल मेम्ब्रेन से, इसलिए जो मूवमेंट है वो रिलेटिवली स्लो हो जाता है और मूवमेंट जो है अभी भी डाउन द पोटेंशियल ग्रेडियंट हो रहा होता है। सिम्प्लास्टिक मूवमेंट को हेल्प मिल सकती है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग से, जैसे कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हाइड्रिला की लीफ में देखने को मिलती है। मूवमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो है वो स्ट्रीमिंग की वजह से आसानी से विजिबल होता है। मोस्ट ऑफ द वाटर फ्लो जो रूट्स में होता है वो एपोप्लास्ट से होता है, क्योंकि कॉर्टिकल सेल्स जो है वो लूजली पैक्ड होती हैं, इसलिए कोई भी रेजिस्टेंस नहीं प्रोवाइड करती हैं वाटर मूवमेंट को। हालांकि जो इनर बाउंड्री है कॉर्टेक्स की, जिसको हम एंडोडर्मिस कह रहे हैं, वो वाटर के लिए इम्परवियस होती है क्योंकि वहाँ पर सुबेराइज्ड मैट्रिक्स प्रेजेंट होती है जिसको कैस्पेरियन स्ट्रिप कहते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो इसको पेनिट्रेट नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर जो है वो वॉल रीजन्स से नहीं जा सकते क्योंकि वो सुपेराइज्ड हैं। तो ये सेल के थ्रू जाएंगे, प्रॉपर मेम्ब्रेन के थ्रू होते हुए जाएंगे। तो वाटर यहाँ पर क्या करता है, ये सिम्प्लास्ट पाथवे से मूव करने लग जाता है और एक बार मेम्ब्रेन क्रॉस कर लेता है तो फिर जाइलम सेल्स तक पहुँच जाता है। तो मूवमेंट ऑफ वाटर जो है वो रूट लेयर्स के थ्रू जो है वो अल्टीमेटली सिम्प्लास्टिक होता है एंडोडर्मिस में। ये केवल इट इज़ द ओनली वे वाटर एंड सोल्यूट्स कैन एंटर द वेस्कुलर सिलेंडर। वेस्कुलर सिलेंडर में वाटर और दूसरे सोल्यूट्स के पहुंचने का ये केवल अकेला तरीका है, कोई दूसरा पॉसिबल पाथ है ही नहीं। तो देखिए एक बार जाइलम में पहुंच गया तो वाटर फिर से फ्री है स्टेम जो है वो जाइलम में मूव करने के लिए। यंग रूट्स में क्या होता है, वाटर जो है वो डायरेक्टली एंटर कर जाता है जाइलम वेसल्स में या फिर ट्रैकेट्स में। ये नॉन लिविंग कंडीट्स होते हैं, तो ये भी एपोप्लास्ट का पार्ट हो गए। तो जो पाथ ऑफ वाटर है मिनरल आयंस का रूट वेस्कुलर सिस्टम में, इसको समराइज़ किया गया फिगर 11.7 में। ओके, तो फिगर 11.7 में देखेंगे सिम्प्लास्टिक पाथवे यहाँ पे दिखाया गया। सिम्प्लास्टिक पाथवे में क्या होता है कि जो वाटर जो है वो सेल टू सेल मूव करता है प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू, और कैस्पेरियन स्ट्रिप पे तो पाथवे जो है वो सिम्प्लास्ट होता ही है। एपोप्लास्टिक पाथवे को देखेंगे ध्यान से तो यहाँ सेल वॉल के बीच बीच से जो है वो वाटर मूव करता है और फाइनली जब कैस्पेरियन स्ट्रिप पे रीच करता है तो चूँकि वहाँ की जो वॉल है वो सुबेराइज्ड होती है, तो वहाँ से जो है वो सिम्प्लास्टिक पाथवे से ही वाटर अंदर एंटर करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सम प्लांट्स हैव एडिशनल स्ट्रक्चर्स। कुछ प्लांट्स में जो एडिशनल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, जैसे कि माइकोराइजा। माइकोराइजा एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है फंगस और रूट सिस्टम के साथ। यहाँ पर क्या होता है, द फंगल फिलामेंट्स फॉर्म अ नेटवर्क। तो जो फंगस फिलामेंट्स हैं ये एक नेटवर्क फॉर्म कर लेते हैं यंग रूट के आसपास और ये पेनेट्रेट कर जाते हैं रूट सेल्स में। इनके हाइफे का जो सरफेस एरिया है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो ये मिनरल आयंस और वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से। मच लार्जर वॉल्यूम ऑफ सॉइल से एब्जॉर्ब कर सकते हैं जितना रूट नहीं कर सकता।
तो फंगस क्या करता है, ये मिनरल और वाटर प्रोवाइड करता है रूट्स को, और बदले में रूट्स जो है वो शुगर और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स माइकोराइजा को प्रोवाइड कराते हैं। कुछ प्लांट्स में ऑब्लिगेट एसोसिएशन देखने को मिलता है माइकोराइजा के साथ। फॉर एग्जांपल कि पाइनस सीड्स जो है वो बिना माइकोराइजा की प्रेजेंस के जर्मिनेट नहीं कर सकते, इस्टेब्लिश नहीं हो सकते। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पाइनस सीड्स कैन नॉट जर्मिनेट एंड इस्टेब्लिश विदाउट द प्रेजेंस ऑफ माइकोराइजा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वाटर मूवमेंट ऑफ प्लांट। वाटर जो है वो कैसे प्लांट में मूव करता है। तो हमने देखा अभी तक कि कैसे प्लांट्स जो है वो सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, कैसे ये वैस्कुलर टिश्यूज़ में जाता है। अब हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि वाटर जो है वो किस तरीके से वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट को ट्रांसपोर्ट होता है। क्या वाटर मूवमेंट एक्टिव होता है या पैसिव होता है। वाटर जो है वो स्टेम में ऊपर की तरफ मूव होना है अगेंस्ट ग्रेविटी, तो इसके लिए एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रूट प्रेशर के बारे में। जैसे जैसे वेरियस आयन जो है वो सॉइल से एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं वैस्कुलर टिश्यू में, रूट्स में, तो वाटर जो है वो अपने पोटेंशियल ग्रेडियंट के आधार पर फॉलो करता है और जाइलम के अंदर प्रेशर को इंक्रीज़ कर देता है। ये जो पॉजिटिव प्रेशर है जो वाटर की वजह से बनता है, इसको बोलते हैं रूट प्रेशर, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर को स्मॉल हाइट्स तक पुश करने के लिए स्टेम में। तो हम कैसे देख सकते हैं कि भाई रूट प्रेशर एग्जिस्ट करता है। कोई भी सॉफ्ट स्टेम्ड प्लांट ले लो किसी भी दिन, जब जो है वो प्लेंटी ऑफ एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर हो, और स्टेम को हॉरिजेंटली कट कर दो बेस के पास शार्प ब्लेड से अर्ली मॉर्निंग में, तो वहाँ पे आप देखोगे ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन जो है वो ऊज आउट कर जाएंगी कट स्टेम से, और ये पॉजिटिव रूट प्रेशर की वजह से होता है। इफ़ यू फिक्स अ रबर ट्यूब, अगर रबर ट्यूब वहाँ पे कट स्टेम के पास आप फिक्स कर दो एज ए स्लीव, तो एक्चुअली आप वहाँ से जो है वो फ्लूइड कलेक्ट कर सकते हो, और रेट ऑफ एक्सुडेशन की किस रेट से वो निकल रहा है वो डिटरमाइन कर सकते हो, और उसका कंपोजिशन डिटरमाइन कर सकते हो कि एक्सुडेट्स में क्या क्या प्रेजेंट है। रूट प्रेशर का जो इफेक्ट है वो नाइट में ऑब्जर्वेबल होता है, अर्ली मॉर्निंग में ऑब्जर्वेबल होता है। जब इवेपोरेशन लो होता है तो एक्सेस वाटर जो है वो कलेक्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स अराउंड स्पेशल ओपनिंग ऑफ वेन्स। जो वेन्स की स्पेशल ओपनिंग्स हैं वहाँ पर जो है वो एक्सेसिव वाटर देखने को मिलता है, स्पेशली जो है टिप ऑफ ग्रास ब्लेड्स पे या लीव्स पे हर्बेसियस प्लांट्स में। तो ऐसा जो वाटर लॉस है लिक्विड फेज में, इसको गटेशन कहते हैं। ये पॉइंट पूछा जाता है कि व्हाट इज़ गटेशन। वाटर लॉस इन इट्स लिक्विड फेज इज नोन एज गटेशन। गटेशन इज ड्यू टू रूट प्रेशर। तो आगे हम लोग बात करेंगे, रूट प्रेशर कैन बी एट बेस्ट ओनली प्रोवाइड अ मॉडेस्ट पुश इन ओवरऑल प्रोसेस ऑफ द वाटर ट्रांसपोर्ट। रूट प्रेशर कितना भी अच्छे से लग जाए, कितना ज़्यादा प्रेशर लग जाए, लेकिन ये ओवरऑल जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर है उसमें सिर्फ एक मॉडेस्ट पुश प्रोवाइड कर सकता है, हल्का सा धक्का दे सकता है। ये 130 मीटर्स तक वाटर को नहीं पहुंचा सकता। तो ऑब्वियसली जो है ये मेजर रोल प्ले नहीं करता वाटर मूवमेंट ऑफ टॉल ट्रीज़ में। इसका जो ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन है रूट प्रेशर का वो ये है कि कंटिन्यूस चेन्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो ब्रेक हो जाती है उसको ये रीस्टैब्लिश कर सकता है, जो जाइलम में जो है वो इनॉर्मस टेंशंस की वजह से अक्सर ब्रेक हो जाती हैं, जो ट्रांसपायरेशन की वजह से जो पुल जनरेट होता है उसकी वजह से। रूट प्रेशर जो है वो डज नॉट अकाउंट फॉर मेजॉरिटी ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। रूट प्रेशर मेजॉरिटी ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए अकाउंट नहीं करता। मोस्ट प्लांट्स जो है वो अपनी जो नीड्स है वो ट्रांसपिरेटरी पुल से ही पूरी करते हैं। हालांकि जो छोटे प्लांट्स हैं, जैसे हम ग्रासेस की बात करें या स्मॉल हर्बेसियस प्लांट्स हैं, उस केस में जो है रूट प्रेशर का इंपॉर्टेंस ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसपिरेशन पुल के बारे में। प्लांट्स में जो है वो हर्ट नहीं होता, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, फिर भी जो अपवर्ड फ्लो ऑफ वाटर है जाइलम के थ्रू ये फेयरली हाई रेट्स तक हो सकता है, जैसे कि 15 मीटर्स पर आवर। व्हाट एन इम्प्रेसिव रेट, 15 मीटर्स पर आवर। तो ये मूवमेंट कैसे एकम्प्लिश होता है? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे आता है कि वाटर भाई पुश किया जाता है कि पुल किया जाता है। मोस्ट रिसर्चर्स एग्री होते हैं कि वाटर जो है वो पुल किया जाता है प्लांट से, और ड्राइविंग फोर्स इसके लिए क्या है? ट्रांसपायरेशन। जो ट्रांसपायरेशन लीव से हो रहता है, इसको रेफर किया जाता है कोहेसन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। लेकिन अब ट्रांसपिरेशन पुल जनरेट कहाँ से होता है? क्वेश्चन अराइज होता है कि किस चीज़ की वजह से ट्रांसपिरेशन पुल जनरेट होता है। तो वाटर की अगर हम बात करें, वाटर ट्रांजिएंट होता है प्लांट्स में। लेस देन 1% ऑफ द वाटर जो है लीव्स को जो रीच करता है वो फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ होता है और प्लांट ग्रोथ के लिए यूज़ होता है। मोस्ट ऑफ द वाटर जो है वो स्टोमेटा के थ्रू लॉस हो जाता है लीव्स में, और ये जो वाटर लॉस है इसको ट्रांसपिरेशन बोला जाता है।
तो ट्रांसपीरेशन के बारे में हम लोग अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि कैसे हेल्दी प्लांट को अगर हम पॉलीथीन बैग में रख दें तो ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर वहाँ पे फॉर्म हो जाती हैं बैग में। तो इसके अलावा कोबाल्ट क्लोराइड पेपर का इस्तेमाल करके भी वाटर लॉस को हम स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि ये वाटर एब्जॉर्ब करके कलर चेंज करता है। ये चीज़ें आप छोटी छोटी याद रखना है कि अगर आपको ट्रांसपीरेशन स्टडी करना है तो कोबाल्ट क्लोराइड पेपर का इस्तेमाल करके आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं ट्रांसपीरेशन क्या होता है। ट्रांसपीरेशन जो है वो इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर है प्लांट्स के द्वारा, और मेनली स्टोमेटा के थ्रू होता है। Besides loss of water in vapor form in transpiration, exchange of oxygen and carbon dioxide in the leaves also occur through these stomata. स्टोमेटा के थ्रू जो है ट्रांसपोर्टेशन होता है, वाटर वेपर की फॉर्म में लॉस होता है। इसके अलावा ऑक्सीजन और CO2 का जो एक्सचेंज है वो भी स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। नॉर्मली स्टोमेटा जो है वो डे टाइम में ओपन रहते हैं, नाइट टाइम में क्लोज रहते हैं, और जो इमीडिएट कॉज है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा वो है गार्ड सेल्स की टर्जिडिटी का चेंज होना। जो इनर वॉल होती है गार्ड सेल की, मतलब जो पोर की तरफ स्टोमेटल एपरेचर की तरफ है, ये थिक होती है, इलास्टिक होती है। जब टर्जिडिटी इंक्रीज होती है, दोनों गार्ड सेल्स जो वो इस तरीके से फ्लैंक कर जाते हैं कि स्टोमेटल एपरेचर या पोर जो थिन आउटर वॉल्स हैं वो बाहर की तरफ बल्ज आउट कर जाती हैं, जिसकी वजह से जो इनर वॉल्स हैं वो क्रीसेंट शेप में आ जाती हैं। स्टोमेटा की जो ओपनिंग है उसमें हेल्प मिलती है माइक्रोफाइबल्स के ओरिएंटेशन की वजह से, जो सेल वॉल में पाए जाते हैं गार्ड सेल्स में। सेलुलोज के बने हुए माइक्रोफिल्स जो है वो रेडियली ओरिएंटेड होते हैं, लॉन्गिट्यूडनली होने की वजह ये रेडियली ओरिएंटेड होते हैं, तो स्टोमेटा को ओपन करने में और ज़्यादा आसानी होती है। जब गार्ड सेल्स जो है वो टर्गर लूज़ कर देती हैं वाटर लॉस की वजह से, वाटर स्ट्रेस की वजह से, तो जो इनर इलास्टिक वॉल्स हैं ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म को वापस रिगेन कर लेती हैं, और गार्ड सेल्स जो है वो फ्लैसिड हो जाती हैं, स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। यूजुअली डॉर्सल वेंट्रल लीफ की जब हम बात करते हैं तो लोअर सरफेस पर स्टोमेटा का नंबर जो है वो ज़्यादा पाया जाता है, जबकि आइसोबाइलेटरल लीफ में, मोनोकॉट्स में लगभग बराबर स्टोमेटा होते हैं दोनों ही लीफ पे। ट्रांसपीरेशन जो है बहुत सारे सेवरल एक्सटर्नल फैक्टर्स से जो है वो अफेक्टेड होता है, जैसे कि टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड। प्लांट फैक्टर्स भी ट्रांसपीरेशन को अफेक्ट करते हैं, जैसे नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा, परसेंटेज ऑफ ओपन स्टोमेटा, वाटर स्टेटस ऑफ द प्लांट, कैनोपी स्ट्रक्चर। तो टेम्परेचर से जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ट्रांसपीरेशन बढ़ेगा। लाइट इंटेंसिटी भी क्या इफेक्ट पड़ता है कि लाइट इंटेंसिटी अगर ज़्यादा होती है तो ट्रांसपीरेशन जो है वो ज़्यादा होता है। ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो ट्रांसपीरेशन कम होता है। विंड स्पीड ज़्यादा होती है तो ट्रांसपीरेशन ज़्यादा होता है। प्लांट फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा पे भी डिपेंड करता है कि कितने % स्टोमेटा ओपन है। अगर स्टोमेटा कम ओपन है तो ट्रांसपीरेशन का रेट थोड़ा ज़्यादा होता है। जब ज़्यादा स्टोमेटा ओपन हो जाता है रेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, चूँकि उतना ही वाटर लॉस करना है। वाटर स्टेटस ऑफ द प्लांट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो चीज़ है कि अगर प्लांट को कम वाटर मिल रहा है तो वाटर लॉस बहुत ही कम होगा, कि वाटर स्ट्रेस आ जाएगा प्लांट में, जिसकी वजह से गार्ड सेल्स जो है वो फ्लैसिड हो जाएंगे, स्टोमेटा क्लोज्ड होंगे। एंड नेक्स्ट चीज़ आती है कैनोपी स्ट्रक्चर। कैनोपी स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि प्लांट का जो ऊपर का स्ट्रक्चर है वो कैसा है। फॉर एग्जाम्पल जो है वो कुछ प्लांट्स जो है वो अम्ब्रेला लाइक होते हैं, कुछ प्लांट्स कोनिकल होते हैं, कुछ प्लांट, तो अलग अलग प्लांट्स का जो है वो कैनोपी स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, तो वो भी जो है वो रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन को कंट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि ट्रांसपीरेशन ड्रिवन एसेंट ऑफ सैप है, जाइलम सैप, ये मेनली किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो मेनली वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है। कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़? कोहेशन, जो म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में। नेक्स्ट आता है एडिशन, अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू पोलर सर्फेसेस, जैसे कि सरफेस ऑफ ट्रैकेरी एलिमेंट्स। एंड थर्ड वन इज़ सरफेस टेंशन, वाटर मॉलिक्यूल्स जो वो एक दूसरे से इस तरीके से अट्रैक्टेड होते हैं लिक्विड फेज में, वाटर फेज से मोर देन टू वाटर इन द गैस फेज। गैस फेज से ज़्यादा लिक्विड फेज में वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में जो है वो अटैच्ड होते हैं, दैट इज़ सरफेस टेंशन। तो 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई वाटर की, कोहेशन, एडिशन एंड सरफेस टेंशन। इन प्रॉपर्टीज़ की वजह से वाटर को हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ मिलती है। मतलब क्या हुआ? एन एबिलिटी टू रेजिस्ट अ पुलिंग फोर्स। वाटर जो है पुलिंग फोर्स को रेजिस्ट कर सकता है, मतलब उसमें टेंशन जनरेट हो सकती है। और हाई कैपिलरिटी, हाई कैपिलरिटी कहने का मतलब क्या हो जाता है कि ये थिन ट्यूब में जो है वो राइज कर सकता है। कैपिलरी ट्यूब वाला फिनोमेना आपने पढ़ा होगा। तो प्लांट कैपिलरिटी जो है वो और ज़्यादा हेल्प मिलती है इसमें कि ट्रैकेरी एलिमेंट्स का जो डायमीटर होता है वो बहुत ही कम होता है, दैट इज़ ट्रैकिड्स एंड वेसल एलिमेंट्स। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, और जो सिस्टम है जाइलम वेसल्स का रूट से लगा के लीफ वेन तक, ये नीडेड वाटर को सप्लाई करता है।
लेकिन कौन सा फोर्स जो है वो वाटर को मूव करता है, वाटर मॉलिक्यूल्स के मूव करता है लीफ पैरेंकाइमा सेल्स तक जहाँ उसकी आवश्यकता होती है। तो जैसे जैसे वाटर एवेपोरेट होता है स्टोमेटा से, एक थिन फिल्म ऑफ वाटर बन जाती है सेल्स पर, जो कि कंटिन्यूस होती है, और यही पुलिंग ऑफ वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल इनटू लीफ फ्रॉम जाइलम। जाइलम से लीफ तक जो थिन फिल्म बनती है, मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल वाटर जो है वो खींचता है। तो बिकॉज ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर एज कम्पेयर टू द सबस्टोमेटल कैविटी एंड इंटरसेलुलर स्पेसेस, वाटर डिफ्यूजेज इनटू द सराउंडिंग एयर। तो चूंकि बाहर की तरफ वाटर वेपर का कंसंट्रेशन बहुत ही कम होता है, स्टोमेटल कैविटी में, सब स्टोमेटल कैविटी में वाटर वेपर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, तो वाटर जो है वो बाहर की तरफ सराउंडिंग एयर में डिफ्यूज़ हो जाता है, और इस मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल पुलिंग की वजह से एक पुल क्रिएट होता है। मेजरमेंट्स ऐसा रिवील करते हैं कि ये जो फोर्सेस जनरेट होते हैं ट्रांसपायरेशन की वजह से, ट्रांसपायरेशन पुल की वजह से, ये इतना प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं कि जाइलम साइज्ड कॉलम ऑफ वाटर 130 मीटर्स हाई तक लिफ्ट किया जा सकता है, 130 मीटर्स हाई। तो यहाँ डायग्राम में दिखाया गया कि वाटर मूवमेंट जो है वो लीफ में किस तरीके से होता है, कि इवोपरेशन हो रहा होता है लीफ में, जिसकी वजह से एक प्रेशर ग्रेडियंट बनता है आउटसाइड एयर और एयर स्पेसेस ऑफ लीफ के बीच में, और ये ग्रेडियंट जो है वो फोटोसिंथेटिक सेल्स के द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है वाटर फिल्ड जाइलम से लीफ वेन में, और लीफ वेन से जो है वो स्टोमेटल एपरेचर तक। तो देख सकते हैं जाइलम से वाटर किस तरीके से मूव करता है, फ्लोएम से किस तरीके से मूव करता है, सराउंडिंग एयर में डिफ्यूजन होता है, स्टोमेटल पोर जो है वो यहाँ पे दिखाए गए, पेलिसेड पैरेंकाइमा, स्पॉन्जी पैरेंकाइमा शो किया गया है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ट्रांसपायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, अ कंप्रोमाइज़। एक्चुअली जो ट्रांसपायरेशन हो रहा होता है उसके एक नहीं कई सारे पर्पज़ होते हैं। ये पहली बात तो ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट करता है वाटर के एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्ट के लिए, वाटर सप्लाई करता है फोटोसिंथेसिस के लिए। इसके अलावा मिनरल्स सॉइल से जो है वो ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट तक पहुंचाता है, लीफ सरफेस को कूल करता है, कभी कभी 10 से 15 डिग्री तक कूल करता है इवेपोरेटिव कूलिंग की मदद से, और शेप और स्ट्रक्चर मेंटेन रखता है प्लांट्स का, क्योंकि सेल्स जो है वो टर्जिड रहती हैं। एक एक्टिवली फोटोसिंथेसाइजिंग प्लांट्स की अगर हम बात करें तो इसमें इनसैटिएबल नीड होती है वाटर की, मतलब पानी जितना मिल जाए उतना अच्छा ही है, वो ऊपर उड़ा देगा, क्योंकि 1% वाटर ही यूज़ करता है, 99% वाटर तो लूज हो जाता है। तो इनसैटिएबल नीड ऑफ वाटर होती है। फोटोसिंथेसिस जो है वो लिमिटेड होती है बाय अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। फोटोसिंथेसिस बड़ी जल्दी वाटर की अवेलेबिलिटी से लिमिटेड हो जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही वाटर स्ट्रेस क्रिएट होगा स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा, CO2 आना बंद हो जाएगा, तो फोटोसिंथेसिस कहाँ से होगी। आगे बात करते हैं, जो रेन फॉरेस्ट की ह्यूमिडिटी है वो लार्जली वाटर साइकिलिंग की वजह से ही होती है, कि रूट से लीफ तक वाटर जाता है, लीफ से एटमॉस्फेयर में जाता है, फिर बैक टू सॉइल आता है। तो इस वजह से वहाँ की जो ह्यूमिडिटी हाई होती है वो ट्रांसपिरेशन की वजह से ही होती है। Evolution of C4 photosynthetic system is probably one of the strategies for maximizing the availability of CO2 while minimizing the water loss. तो C4 प्लांट्स का जो एवोल्यूशन हुआ वो एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनी, नेचर के द्वारा ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई गई कि CO2 की अवेलेबिलिटी को मैक्सिमाइज़ कर लिया जाए, वाटर लॉस को मिनिमाइज़ किया जाए। C4 प्लांट्स जो है वो C3 प्लांट्स के कंपैरिजन में ट्वाइस इफ़िशिएंट होते हैं कार्बन को फिक्स करने में, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने में, शुगर बनाने में। हालांकि जो C4 प्लांट है वो C3 प्लांट के मुकाबले सेम अमाउंट ऑफ CO2 को फिक्स करने के लिए लगभग हाफ अमाउंट ऑफ वाटर लूज़ करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि भाई मिनरल न्यूट्रिएंट्स का अपटेक और ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो प्लांट्स अपना जो कार्बन है और मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन जो है वो CO2 से मिल जाता है इनको एटमॉस्फेयर से ही। हालांकि जो रिमेनिंग न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो वाटर से मिलती हैं, मिनरल से मिलती हैं, जो सॉइल से आते हैं। मिनरल साइंस का अपटेक कैसे होता है। अनलाइक वाटर ऑल मिनरल्स कैन नॉट बी पैसिवली एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स। वाटर की तरह, मतलब वाटर के जैसे नहीं कि वाटर जो है पैसिवली एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन मिनरल्स जो है सारे के सारे मिनरल्स को आप पैसिवली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो 2 फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला, मिनरल्स जो है सॉइल में चार्ज पार्टिकल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस मूव नहीं कर सकते। दूसरा, जो कंसनट्रेशन है मिनरल्स का सॉइल में वो बहुत ही कम होता है रूट में, जो कंसनट्रेशन है मिनरल्स का उसके कंपेरिजन में। तो देयरफॉर मोस्ट ऑफ द मिनरल जो है वो रूट में एक्टिव एब्जॉर्प्शन से ही एंटर करते हैं साइटोप्लाज्म में, एपिडर्मल सेल्स के साइटोप्लाज्म में। तो इसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ATP की फॉर्म में।
जो एक्टिव अपटेक है आयंस का, ये पार्टली रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए, कि जैसे मिनरल्स अंदर आ जाते हैं तो वाटर पोटेंशियल जो है वो लो हो जाता है, बाहर की तरफ वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होता है तो बाहर से वाटर अंदर की तरफ मूव करता है। तो देयरफॉर फॉर द अपटेक ऑफ वाटर बाय ऑस्मोसिस, तो वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट बन गया तो वाटर जो है ऑस्मोसिस के थ्रू अंदर आ जाता है। कुछ आयंस जो है वो एपिडर्मल सेल्स में पैसिवली भी मूव कर जाते हैं। तो फाइनल क्या हुआ कि आयंस जो है वो एब्जॉर्ब होते हैं सॉइल से, पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट दोनों तरीके से। कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती हैं मेम्ब्रेन्स, रूट हेयर की मेम्ब्रेन में, जो एक्टिवली आयंस को पंप करती हैं सॉइल से साइटोप्लाज्म में, एपिडर्मल सेल्स के साइटोप्लाज्म में। लाइक ऑल सेल्स द एपिडर्मल सेल्स हैव मैनी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, सभी सेल्स की तरह जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं वहाँ पर बहुत सारी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स पाई जाती हैं, उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होती हैं। ये कुछ सॉलिड मॉलिक्यूल्स जो है वो मेम्ब्रेन में आने देती हैं, कुछ को नहीं आने देती, मतलब सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। यहाँ पर प्लांट ये सेलेक्ट कर सकता है कि कौन से मॉलिक्यूल को अंदर लेना है, किसको नहीं लेना है। तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स वो जो एंडोडर्मल सेल्स की जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है वो कंट्रोल पॉइंट्स होती हैं, जहाँ पर एक प्लांट एडजस्ट करता है क्वांटिटी और टाइप ऑफ सल्यूट जो जाइलम तक पहुँचेंगे, कि कितना अंदर लेना है और कितने टाइप के सल्यूट जो है वो एब्जर्व करनी है प्लांट को। रूट इंडोडर्मिस की जो लेयर है वहाँ पर सुबेरिन की लेयर पाई जाती है, और इसकी वजह से लेयर ऑफ सुबेरिन हैज़ द एबिलिटी टू एक्टिवली ट्रांसपोर्ट आयन ओनली इन वन डायरेक्शन। और इस बात को नोट करने की आवश्यकता है कि रूट इंडोडर्मिस में चूँकि सुबेरिन की लेयर पाई जाती है तो जो आयंस का ट्रांसपोर्ट होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस, वो यूनिडायरेक्शनल होता है, वो केवल एक ही डायरेक्शन में होता है। ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल आयंस, अब मिनरल आयंस कैसे ट्रांसलोकेट होते हैं? आफ्टर द आयंस हैव रीच द जाइलम, एक बार आयंस जाइलम में पहुंच जाते हैं एक्टिव या पैसिव तरीके से या दोनों के कम्बिनेशन से, जो फर्दर ट्रांसपोर्ट है ऑफ द स्टेम ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट वो ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम के थ्रू ही होता है। चीफ सिंक कौन होते हैं मिनरल एलिमेंट्स के? मिनरल एलिमेंट को जाना कहाँ है? ग्रोइंग रीजन्स को जाना है प्लांट्स में, जैसे कि एपिकल एंड लेटरल मेरिस्टेम, यंग लीव्स, डेवलपिंग फ्लावर, फ्रूट, सीड, या फिर स्टोरेज ऑर्गन्स तक जाना है। मिनरल्स की जो अनलोडिंग है, मिनरल आयंस की अनलोडिंग है फाइन वेन में, वेन एंडिंग्स पर होती है, डिफ्यूजन के थ्रू या फिर एक्टिव अपटेक के द्वारा होती है। तो लोडिंग अनलोडिंग आगे फ्लोएम में भी हम लोग पढ़ेंगे, तो एक्टिव अपटेक के थ्रू ही होती है यहाँ पर भी। मिनरल आयंस जो है वो फ्रीक्वेंटली रिमोबिलाइज भी किए जाते हैं, पर्टिकुलरली ओल्डर पार्ट से सेनिशेंशिंग, जो डाइंग पार्ट्स हैं, जो ओल्डर पार्ट्स हैं वहाँ से न्यू पार्ट्स को। तो ओल्डर डाइंग लीव्स जो है वो मच ऑफ देयर मिनरल कंटेंट यंगर लीव्स को एक्सपोर्ट कर देते हैं। सिमिलरली बिफोर लीफ फॉल, डिसीडुअस प्लांट्स में लीफ फॉल से पहले जो मिनरल्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं ओल्डर पार्ट से, और ये न्यू पार्ट्स को मोबिलाइज कर दिए जाते हैं। फिर सवाल मतलब बात करी जाती है कि कौन से एलिमेंट्स जो है वो आसानी से मोबिलाइज हो जाते हैं। एलिमेंट्स मोस्ट रीडली मोबिलाइज आर फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, पोटेशियम। इसको याद रखना, आगे भी काम आएगा मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में, कि वो एलिमेंट्स जो बड़ी आसानी से मोबिलाइज हो जाते हैं वो है फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, पोटेशियम। कुछ एलिमेंट्स जैसे जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हैं जैसे कि कैल्शियम, ये मोबिलाइज नहीं होते। एक एनालिसिस करें अगर हम जाइलम एक्सुडेट की, तो ये शो करता है कि सम ऑफ द नाइट्रोजन जो है वो इनऑर्गेनिक आयंस की फॉर्म में ट्रेवल करता है, लेकिन मच ऑफ नाइट्रोजन जो है वो ऑर्गेनिक फॉर्म में, अमीनो एसिड्स की फॉर्म में या फिर रिलेटेड कंपाउंड्स की फॉर्म में मतलब मूव करता है। सिमिलरली स्मॉल अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस एंड सल्फर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्म में जो है वो कैरी किए जाते हैं। इसके अलावा स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स जो है वो जाइलम और फ्लोएम के बीच में होता रहता है। इसके अलावा जो है वो जाइलम और फ्लोएम के बीच में भी थोड़ा बहुत एक्सचेंज चलता रहता है। तो हम क्लियरली ये डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते या कैटेगरिकली ये बता नहीं सकते कि जाइलम जो है वो केवल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करता है, जबकि फ्लोएम जो है वो सिर्फ ऑर्गेनिक मटेरियल्स को सप्लाई करता है। ऐसा ट्रेडिशनली बिलीव किया जाता था, लेकिन आज के टाइम पे क्या है कि जाइलम में भी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दोनों जा सकते हैं, फ्लोएम में भी दोनों जा सकते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में भी एक्सचेंज पॉसिबल होता है। अब हम लोग बात करते हैं फ्लोएम ट्रांसपोर्ट की, कि फ्लोएम ट्रांसपोर्ट इसको कहा गया सोर्स टू सिंक। क्यों ऐसा कॉन्सेप्ट क्यों दिया जाता है सोर्स टू सिंक? क्योंकि ये जो सोर्स और सिंक का कॉन्सेप्ट है, सोर्स बदल सकता है, सिंक बदल सकता है। जैसे हम बताएं फोटोसिंथेसिस जब हो रही है, स्प्रिंग सीजन है, खूब सारा फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो उस सीजन पे क्या होता है कि खूब सारा फूड बनता है, स्टोरेज ऑर्गन्स में स्टोर होता है। तो सोर्स क्या हुआ?
जहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रही है। सिंक क्या हुआ, जो स्टोरेज ऑर्गन्स है। फाइनली ऑटम आ गया, लीव्स जो है वो शेड हो गई। अब फिर से जब नई लीव्स आएंगी तो क्या होगा, अब फूड जो है वो सोर्स क्या हो गया, स्टोरेज ऑर्गन। सिंक क्या हो गया, यंग लीव्स। तो फूड जो है वो उल्टा मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो इसीलिए इस फेनोमेना को बोला गया सोर्स टू सिंक, क्योंकि सोर्स और सिंक बदलते रहते हैं। लेट अस स्टार्ट। फूड प्राइमरी सुक्रोज, ये ट्रांसपोर्ट होता है वैस्कुलर टिश्यू फ्लोएम के द्वारा सोर्स से सिंक की तरफ। यूजुअली जो सोर्स है उसको समझना जरूरी है। सोर्स वो है जहाँ पर फूड सिंथेसिस होता है, जैसे कि लीफ, और सिंक वो है जिसको भोजन की आवश्यकता है, जो भोजन को स्टोर करता है। तो जो सोर्स और सिंक ये रिवर्स भी हो सकता है, डिपेंड करता है सीज़न पे या प्लांट की नीड्स पे। जैसे शुगर जो स्टोर्ड है रूट में, ये मोबिलाइज हो सकता है एज ए सोर्स ऑफ फूड अर्ली स्प्रिंग में, जब बर्ड्स जो है ट्री में जो है वो फॉर्म हो रही होती हैं, तो ये सिंक के रूप में काम करती हैं। जो सोर्स ऑफ जो फूड है वो सोर्स के रूप में काम करने लगता है। तो उन्हें एनर्जी की आवश्यकता होती है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, फोटोसिंथेटिक एपरेटस बनाने के लिए। तो इस तरीके से जो सोर्स सिंक का रिलेशनशिप है वेरिएबल होता है। जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है फ्लोएम में, इसीलिए अपवर्ड डाउनवर्ड किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, इसीलिए बाई डायरेक्शनल कहा जाता है। जाइलम का जो मूवमेंट है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब हमेशा अपवर्ड ही होता है। Hence, unlike the one-way flow of water in transpiration, food in phloem sap can be transported in any required direction. मतलब ट्रांसपायरेशन वाला जो फिनोमेना आप पढ़ रहे थे जाइलम के केस में, वहाँ पर वन वे फ्लो ऑफ वाटर होता है। फूड जो फ्लोएम सैप में मूव करता है वो किसी भी रिक्वायर्ड डायरेक्शन में मूव किया जा सकता है। सो लॉन्ग एज देयर इज अ सोर्स ऑफ शुगर एंड सिंक एबल टू यूज स्टोर और रिमूव द शुगर, मतलब तब तक जब तक एक सोर्स है शुगर का, एक सिंक है जो यूज़ कर सकता है, स्टोर कर सकता है, शुगर को रिमूव कर सकता है। तो सोर्स सिंक फिनोमेना पे ये डिपेंड करता है, बाई डायरेक्शनल होता है। फ्लोएम सैप में मेनली वाटर होता है, सुक्रोज होता है, इसके अलावा दूसरे शुगर्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं या फिर ट्रांसलोकेट किए जाते हैं फ्लोएम के द्वारा। अब हम लोग समझते हैं प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस या फिर मास फ्लो हाइपोथेसिस। ये जो मूवमेंट है ये कैसे होता है। तो जो एक्सेप्टेड मैकेनिज्म है ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर्स के लिए, वो सोर्स टू सिंक, इसको बोलते हैं प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। तो जैसे जैसे ग्लूकोज जो है वो सोर्स पे बनता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, ये कन्वर्ट किया जाता है सुक्रोज में, जो कि एक डायसेक्राइड है। अब ये जो शुगर है ये सुक्रोज की फॉर्म में मूव करेगा कंपेनियन सेल्स में, फिर ये लिविंग फ्लोएम में जाएगा, सीव ट्यूब सेल्स में जाएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा। ध्यान देना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा ये लोड किया जा रहा है। ये जो प्रोसेस है ये लोडिंग कहलाता है। लोडिंग कहाँ पर हो रहा है, सोर्स पे हो रहा है। इसकी वजह से एक हाइपरटोनिक कंडीशन क्रिएट हो जाती है फ्लोएम में। ध्यान देना, हाइपरटोनिक कंडीशन क्रिएट हो गई फ्लोएम में। जब हाइपरटोनिक कंडीशन हो गई तो आसपास का जो वाटर पोटेंशियल है वो ज़्यादा है, इसका वाटर पोटेंशियल बहुत कम है। अब वाटर बहुत तेज़ी के साथ, वाटर जो एडजेसेंट जाइलम में है वो फ्लोएम में मूव कर जाता है ऑस्मोसिस के थ्रू। जब वाटर अंदर आ गया तो ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्डअप कर जाता है फ्लोएम में, जिसकी वजह से जो सैप है वो लो प्रेशर के एरियाज़ की तरफ मूव कर जाता है। सिंक पर क्या होता है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये रिड्यूस होना चाहिए, तो उसके लिए अगेन एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, जो सुक्रोज को जो है वो फ्लोएम सैप से बाहर करता है सेल्स में, जो कि जो है वो इसको यूज़ करेंगी, शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट करेंगी, स्टार्च में, सेलुलोज में कन्वर्ट करेंगी। तो जैसे जैसे शुगर रिमूव किया जाता है, यानी कि अनलोडिंग होती है, ऑस्मोटिक प्रेशर घट जाता है, वाटर भी मूव कर जाता है फ्लोएम से। तो यही फिनोमेना हमें समझना था। लोडिंग कहाँ पे होती है, जहाँ पे शुगर को जो है वो फ्लोएम सैप में डाला जाता है, हाइपरटोनिक कंडीशन आती है, वाटर मूव कर जाता है, साथ के साथ ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट होता है, तो लो ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ जो है वाटर फ्लो करने लग जाता है। सिंक पर जैसे ही पहुंचता है वहाँ पे क्या होता है, अनलोडिंग होती है। जब अनलोडिंग होती है तो जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूट का वो फ्लोएम में घट जाता है, आसपास की सेल्स में बढ़ जाता है, तो वाटर जो है वो सेल्स में चला जाता है। तो इस तरीके से ये फिनोमेना चलता रहता है। अगर इसको हम समराइज़ करें, द मूवमेंट ऑफ शुगर्स इन द फ्लोएम बिगिंस एट द सोर्स। जो शुगर का मूवमेंट है फ्लोएम में वो सोर्स पे स्टार्ट होता है, जब शुगर को लोड किया जाता है, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट किया जाता है सीव ट्यूब्स में। लोडिंग ऑफ फ्लोएम की वजह से वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट बनता है, जो कि मास मूवमेंट ऑफ फ्लोएम कराता है। फ्लोएम टिश्यू जो है वो सीव ट्यूब सेल्स से मिलकर बना होता है, जो कि लॉन्ग कॉलम बनाते हैं। इनके एंड वॉल में होल्स होते हैं जिनको सीव प्लेट्स कहते हैं। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड जो है वो इन होल्स से पास करते हैं सीव प्लेट्स से, तो इस तरीके से कंटिन्यूस फिलामेंट बनाते हैं।
एज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द सीव ट्यूब ऑफ फ्लोएम इंक्रीजेज, जैसे जैसे जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है सीव ट्यूब फ्लोएम के सीव ट्यूब्स में इंक्रीज करता है, प्रेशर फ्लो शुरू हो जाता है और सैप जो है वो फ्लोएम से मूव करता है। मीनवाइल जो सिंक है वहाँ पर शुगर जो है वो एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड करी जाती हैं फ्लोएम से बाहर और रिमूव कर दी जाती हैं वहाँ से एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में कन्वर्ट करके रख लिए जाते हैं। तो लॉस ऑफ सोल्यूट की वजह से जो हाई वाटर पोटेंशियल है फ्लोएम में वो धीरे धीरे लूज़ हो जाता है और वाटर भी धीरे से बाहर पास हो जाता है। जब सोल्यूट गया तो वाटर पोटेंशियल बढ़ गया, तो वाटर अब वहाँ से मूव कर जाएगा, तो वाटर जो है वापस जाइलम में चला जाता है। अब इसको हम कैसे क्लियर कर सकते हैं, तो एक सिंपल एक्सपेरिमेंट है जिसको गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। वाज यूज टू आइडेंटिफाई द टिश्यूज़ कि कौन से टिश्यूज़ से जो है वो फूड ट्रांसपोर्ट होता है। तो ट्रंक ऑफ ट्री पे अगर हम एक रिंग बना दें बार्क पे काटते हुए विद द डेप्थ ऑफ अ फ्लोएम लेयर की डेप्थ तक इसको हम केयरफुली रिमूव कर दें, डाउनवर्ड मूवमेंट की एब्सेंस में जो बार्क का पोर्शन है उस रिंग के ऊपर वाला स्टेम में वो स्वेल कर जाएगा कुछ वीक्स में। इस सिंपल एक्सपेरिमेंट से ये पता लगता है कि फ्लोएम टिश्यू इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, और जो ट्रांसपोर्ट है वो हमेशा मतलब एक डायरेक्शन में होता है टुवर्ड्स रूट, और ये एक्सपेरिमेंट कराया जा सकता है पर करना नहीं है, ऐसे प्लांट की डेथ भी हो सकती है। देखो पीछे जो एक डायग्राम दिया गया था इसको हम लोग फिर से समझते हैं यहाँ पर कि ये लीफ है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही है, यहाँ पे शुगर बन रहा है, तो शुगर को जो है वो सीव ट्यूब्स में लोड किया जा रहा है। जब लोड किया गया तो वहाँ पर जो सॉल्यूट पोटेंशियल है वो बढ़ गया, वाटर पोटेंशियल लो हो गया, वाटर पोटेंशियल लो हुआ तो बाहर से वाटर जो है वो अंदर आ जाता है। ठीक, वाटर अंदर आया तो हाई डर्गर प्रेशर हुआ, जब प्रेशर बढ़ा तो वाटर उसी प्रेशर की वजह से मूव करता है। अब दो इसका सिंक दिखाया गया, एक ग्रोइंग पार्ट, दूसरा रूट में क्या हो रहा है कि शुगर जो है वो सीव ट्यूब से एक्टिवली मूव किए जाते हैं, एक्टिवली वहाँ से निकाल दिए जाते हैं। जब शुगर को निकाल लिया, शुगर चले गए सेल्स में, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो वहाँ पर जो सॉल्यूट पोटेंशियल है वो घट गया। सॉल्यूट जैसे जैसे घटा वाटर पोटेंशियल बढ़ गया, यानी वाटर की जो फ्री एनर्जी है वो फिर से रीगेन हो गई, तो वाटर वहाँ से मूव कर जाएगा वापस जाइलम में। सेम चीज़ टिप ऑफ स्टेम के साथ होती है, जो शुगर्स हैं वो सीव ट्यूब्स को जैसे जैसे लीव करती हैं, वाटर फॉलो करता है ऑस्मोसिस के द्वारा। तो और बाकी रीजन्स में क्या होता है, शुगर सोल्यूशन जो है वो हाई टर्गर प्रेशर वाले रीजन से लो टर्गर प्रेशर वाले रीजन की तरफ फ्लो करता है, चाहे वो ग्रोइंग पार्ट्स की तरफ हो चाहे वो रूट्स की तरफ हो।